पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। मेरी अम्मा ने अभी अभी मुझे कमरे में ला कर बैठाया था। मैं बहुत खुश थी कि इतना बड़ा घर और ऐसा कमरा जिसमें हर आसाइश मौजूद थी अब मेरा था, वरना कहाँ मैं गरीब बाप की बेटी और कहाँ अलीम खान। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो अंदर आ गया और मेरी धड़कन तेज होने लगी और मैं अपने आप में सिमट चुकी थी। लेकिन कमरे में आते ही मेरे शोहर ने मुझसे कलाम किए बगैर ही काला धागा मेरे हाथ में बांधना शुरू कर दिया। अभी मैं उस धागे के शहर से निकली ना थी कि अचानक मेरे शोहर ने मेरे सर पर एक अंडा तोड़ा और उसकी जर्दी मेरे पूरे चेहरे पर मल दी। मैं तकी से रह गई। मुझे तो उस वक्त अपनी जान भी खतरे में महसूस हुई। मैंने फौरन अपने शोहर को धक्का दिया और वहां से भाग निकली। मैं बहुत हैरान थी, आंसू में मेरी आंखों से टूटकर बिखर रहे थे। भला ऐसा भी होता है पहले दिन की दुल्हन के साथ? अब मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, क्योंकि मेरा शोहर तो उस वक्त बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। चाहे वो नीम पागल शख्स था। वो रात मैंने अंगारों पर गुजारी हो, जैसे एक पल को सुकून ना मिल सका। मैं जल्द अज जल्द अपने माँ के पास जाना चाहती थी और जैसे ही सुबह हुई मैं वहाँ से निकल भाग गई। मुझे भागता देखकर वो मेरे पीछे लगा। मैं लाउंज में खड़ी जोर से चलाने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी पागल के साथ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। मेरी आवाज सुनकर सब घर वाले जमा हो चुके थे। मैं अपने रात वाले रोसी लिबास में थी। मेरा मेकअप उतर चुका था, जेवरात भी वैसे ही पहने हुए थे। माथे का टीका पीछे की तरफ लटक रहा था और बालों की लिटें खुलकर चेहरे पर आ रही थी। मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मैं उस वक्त कैसी दिख रही थी। मेरे ससुर ने जब ये वावेला सुना तो वो मेरे पास आए। बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो, आराम से बताओ क्या हुआ। मैं उनके किनारे पर बैठ गई, मगर मेरा वहां रुकने का कोई इरादा ना था। मेरा दूल्हा भी मेरे सामने खड़ा, हैरान परेशान, अपना पसीना साफ करता हुआ मुझे देखे जा रहा था। चाचा जी, मुझे किसी पागल के साथ नहीं रहना, अब मुझे मेरे घर पहुंचा दे। मैंने इनकी तरफ रहम तलब नजरों से देखा। पागल? ये बात मेरे ससुर और शोहर दोनों ने एक साथ की थी। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैंने जोर देकर कहा और फिर से खड़ी हो गए। तुम बेटा आराम से बैठो, आप तो मेरी अच्छी बेटी हो ना, ऐसी बातें कर रही हो। अब वो फिर से मुझे बिठाकर बोले। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे सवाए मेरी सास के। शायद वो कुछ जानती थी या ऐसे ही चुप थी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी और फिर से रोना शुरू कर दिया। तब मेरी सास ने अपनी जबान खोली और इतनी सपाट आवाज में बोली, शाजिया उसे छोड़ दो, उसके घर उनकी बात से मुझे कुछ सुकून मिला। मगर मैंने जल्दी से कहा कि मैं अलीम के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे ड्राइवर के साथ भेजें। चाचा भी मेरी हालत देखकर अफसरदा थे और साथ झुकाकर ड्राइवर को आवाज देने लगे, जबकि अलीम ने सबको हैरत से देखा और पाँव पटाखा वहां से चला गया। मैं वहां से निकल तो आई थी, मगर मेरे बाल के कार पे मुझे जो कुछ झेलना था वो भी बहुत तकलीफ दे था। मेरा नाम शाजिया और मैं एक स्कूल टीचर की बेटी हूँ। जब से होश संभाला है अपने बाप को माँ पे जुल्म करते देखा है। ना जाने क्यों वो हर वक्त अम्मी पे गजबनाक रहते थे, हालांकि अम्मी तो कभी उनको पलटकर जवाब तक ना देती थी। लेकिन जब मैं जवान होने लगा तब भी मुझे इल्म हुआ कि अबू क्यों अम्मी से खफा रहते हैं। वो हर वक्त अम्मी को बदकिरदार की तानीतें कर रहे थे और वो चुपचाप सुनती रहती। अब तो अबू मुझे भी यही दाना देते रहते तो भी अपनी माँ जैसी ही निकलेगी। और तेरा तो मुझे बंदोबस्त भी बहुत जल्द करना पड़ेगा। मेरी माँ ने शायद कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था कि अबू उन्हें माफ करने को तैयार ना थे। मैंने कई बार अम्मी से पूछने की कोशिश की, मगर वो टाल देती। अब वो मुझे तो नहीं बता सकती थी ना कि वो क्या खता कर बैठी थी। मेरी माँ उज़मा बहुत हसीन थी और मैं भी इन्हीं पे गई थी। सब सहेलियां मेरी तारीफ करते ना थकती थी और ना शायद अबू को भी मेरे हुस्न ने खौफजदा कर दिया था। तभी वो मेरे बाहर निकलने पे पाबंदी लगाते, स्कूल भी खुद ले जाते और कॉलेज भी स्कूल के साथ ही था। बहुत मुश्किल से मैंने FA पास किया तो अब्बा को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई। मुझे बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि अब्बा वाकई में संजीदा थे। मैंने अम्मी से कहा मुझे आगे पढ़ना है, प्लीज कुछ करें अम्मी, मगर वो चुप रहती। एक बार बात की तो अबू ने उनको बहुत मारा, अपने जैसा बनाना चाहती है तो इसे। तब अम्मी ने चुप साथ ली। उन्हीं दिनों एक अमीर कबीर घराने से रिश्ता आया मेरे लिए और अबू तो जैसे खुशी से फूले ना समाते थे और अम्मी बहुत परेशान थी। साथ पूछो तो इतने अमीर घराने की बहू बनने का सोचकर मैं भी दिल में बहुत खुश थी। लेकिन ना जाने क्यों अम्मी राजी होकर नहीं दे रही थी। अबू ने उनके इनकार पर उन्हें पहले मुझे बताओ कि आखिर इतराज किस बात पे है, तुमको क्यों ना करूं मैं, यहाँ पे रिश्ता है। उनके जवाब में अम्मी को चुप लग गई। उनका चेहरा भूख गया जैसे वो कुछ बताना चाहती हो, मगर होंठों पे फकल उफल लगे। अब्बा ने उनका अपना फैसला सुनाया और कहा, अगर किसी के सामने ऐसी बात की तो 3 तलाके मुंह पे मार कर निकाल दूंगा। यह सुनकर अम्मी रोती रही सारी रात। मैंने इनसे पूछना चाहती थी कि आखिर वो इस रिश्ते पर राजी क्यों नहीं है, लेकिन मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अम्मी ने मुझे अभी बहुत समझा
नवजात एक बेटी इस रिश्ते से इनकार कर दो। रोते हुए मुझे अपने सामने बिठा कर बोली। मैं हैरत में पड़ गई। लेकिन अम्मी क्यों, मैंने पूछा तो वो मुझे आंखें दिखाकर बोली, तुझसे जो कहा वो कर, ये रिश्ता ठीक नहीं है बेटी, मेरी बात मान ले। लेकिन मुझे बहुत कुफत हो रही थी उनकी बातों से। मैं तो इतना अमीर लड़का देख कर ही उस पर फिदा हो चुकी थी। भला मुझे क्या पड़ी थी कि मैं ना करती। लेकिन मैंने अम्मी से कहा, मैं तो कह दूंगी, मगर आपको क्या लगता है अब्बा मेरी बात मानेगा? मैंने तंजिया अंदाज में कहा तो अम्मी चुप हो गई। अबू ने उन लोगों को हाँ कर दी थी। अब मेरे ससुराल से उससे इतने तारीफ आते कि मैं हैरत में पड़ जाती। लेकिन मेरी माँ अब भी खुश नहीं थी, लेकिन मैं अब बहुत खुश थी। रोज मेरे ससुराल से ड्राइवर आता और मुझे कहता कि साहब ने भेजा है। मेरे होने वाले ससुर मुझ पे जान छिड़कते थे। मुझे हैरत भी बहुत होती थी। सास की बहुत खुशी से मिलती, मगर ससुर जी की बात ही और थी और मेरी पसंद की हर चीज मुझे जलाते थे और रोज का कार भिजवाते। मैं तो छत से चली जाती क्योंकि मेरे ससुर साहब ने मुझे शॉपिंग के लिए बुलाया था। लेकिन अम्मी को साथ चलने का कहती तो वो पता नहीं कैसी माँ थी। वो अम्मी को मेरा शॉपिंग के लिए जाना भी पसंद ना था। अब मैं उनको ज्यादा खातिर में ना लाती थी। अम्मी मेरी किसी चीज को हाथ तक ना लगाती। देखकर मुझे कभी बहुत दुख होता। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती और वो थी कि मेरी खुशी में खुश नहीं थी। इस तरह सब तैयारी मुकम्मल हो गई और वो दिन आ गया जब मैं रुखसत होकर अलीम के घर आ गई थी। लेकिन मेरे अरमानों की पहली रात ही उस पर गई। एक पागलजनी मरीज के पहले बांध दिया था। मेरे बाप ने मुझे ठुकरा दिया था। मैं सोच भी ना सकी कि भला इतना अमीर और खूबसूरत लड़का है और रिश्ता हम जैसों ने कर रहे। माना कि मैं बहुत हसीन थी अपनी माँ की तरह, लेकिन लोग तो पैसा देकर ही शादी करते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वो दिन सब बर्दाश्त कर गई और अब ये सब सहने के बाद तो मैं हरगिज इस शख्स के साथ रहने को तैयार नहीं थी। घर आते ही मैं अम्मी से लिपट कर बहुत रोई। वो मुझसे पूछती रही कि आखिर क्यों इतना रो रही है, लेकिन मैं उनको क्या बताती भला। मैंने आते ही कह दिया कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी खूब ज्यादा हो गए और मेरा हाथ पकड़ कर अंदर कमरे में ले गई। पागल हो गई है क्या तो आप तो तुझे शादी निभानी ही पड़ेगी। वो मुझे झंझोड़ कर रहने लगी, लेकिन मैंने उनको साफ कह दिया, अम्मी मैं अब नहीं जाऊंगी वहाँ। अम्मी ने मुझे हाथ जोड़कर मिन्नत की कि ये बात अपने बाप के सामने मत कहना, वरना आज तेरा और मेरा आखिरी दिन होगा। अम्मी बहुत घबराई हुई थी, पर मुश्किल उन्होंने मुझे खामोश करवाया। शाम होते ही अब्बा वापस आ गया और मुझे देखकर पहले तो खुश हुआ और अलीम का पूछा, लेकिन जब उन्होंने मेरे तेवर देखे तो चौंक गए और मुझसे पूछा। मैंने साफ कह दिया, आप मुझे चाहे जान से मार डालें। मेरी बात सुनते ही अबू वापस से बाहर हो गया। वो नहीं जाएगी बदबख्त, तू भी अपनी माँ की तरह निकली है बेहया। अपने कोई यार पैसे छोड़ आया है क्या कि कभी वापस नहीं जाना चाहती? अबू मैं ऐसे पागल के साथ कभी नहीं रहूंगी। मैंने चला कर कहा, अच्छा वो पागल है और तो इयाशी है। अबू ने मेरी छोटी पकड़कर मुझे दो फेंका। अम्मी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो अबू ने उन्हें जोर से धक्का दिया। वो गिरने वाली थी कि किसी ने उन्हें थाम लिया। मैंने देखा अबू का हाथ अचानक रुक गया। सामने मेरे ससुर जी खड़े थे। उन्होंने अम्मी को थाम रखा था। अम्मी ने जल्दी अपना आप छुड़ाया और अंदर भाग गई। मेरे ससुर जिनका नाम अमजद शाह था मेरे पास आए और मुझे उठाया और सर पे हाथ रखा। वो अबू से बोले, ये हमारी अमानत है और आप अब से इसको कुछ नहीं कह सकते। मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरे हाथों में चूड़ियां दूध का तलाइयों में चिप गई थी जिनसे खून रस रहा था। अमजद शाह ने अबू को कहा कि मेरी बात सुन ले, फिर जो फैसला करना है कर ले। वो अबू को हकीकत बढ़ाने लगे, जिसे सुनकर मुझे सुन गया और अबू तो ऐसे हो गए जैसे जिसम में लहू ना हो। अमजद शाह ने जैसे ही पढ़ाई खत्म की और गाँव में कदम रखा, उनकी पहली मुलाकात मेरी माँ उम्मा से हुई और पहली ही नजर में उनकी जुल्फों के असीर हो गए। वो थी ही इतनी हसीन, अम्मी ने भी उनकी आंखों में छुपा पैगाम पढ़ लिया था। अब रोज वो बहाने से एक दूसरे को देखते थे, लेकिन कभी कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरे नाना ने अम्मी की तरबियत बहुत आसान तरीके से की थी। अम्मी अच्छे बुरे को जानती थी। इतने इल्म था कि किसी नामुहर्रम से मिलना या बात करना बुरी बात है। अमजद शाह ने अपने दिल की बात अपनी माँ को बताने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अमजद शाह ने अपने वालिदैन से उज़्मा की बात की तो हवेली में एक हंगामा मच गया और उनकी वालिदा ने उज़्मा के वालिद को बुलाकर खूब जलील किया और उनकी बेटी को गालियां दी कि वो लड़के फसादी करती है। ये बात मेरे नाना बर्दाश्त न कर पाए और उसी दिन गाँव छोड़कर अपने घर भाई के घर शहर चले आए। वहाँ पे उन्होंने कुछ कारोबार शुरू किया और गाँव को हमेशा के लिए खैर आबाद कह दिया। नाना ने अपनी बेटे का निकाह सादगी से अपने भाई के बेटे इकरार से कर दिया। पहले तो मेरे अबू बहुत खुश थे, लेकिन अम्मी बहुत मोश रहती थी। अबू को किसी ने ये बात बता दी कि उज़्मा का कोई चक्कर था शादी से पहले, और ये बात थी जो आज तक अबू अम्मी की तौहीन करते रहते। अब इनको भरोसा नहीं रहा था। लोगों ने इन्हें बताया कि अम्मी की नाजायज तल्लुकात थे किसी के साथ, इसलिए वो
وہ ہر وقت ان کو بدکار کہتے رہتے۔ امجد شاہ کی شادی ان کی خالہ زاد بہن سے ہو گئی تھی جو کہ ایک امیر خاتون تھی۔ امجد شاہ نے ہر ممکن کوشش کی مگر اپنی بیوی کو خوش نہ رکھ سکے، اور جب وہ شہر میں شفٹ ہوئے تو ایک دن ان کو عظما نظر آ گئی۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو علم ہوا کہ ان کو کبھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا تھا۔ امجد شاہ سب سن کر بہت دکھی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سب کا راز ازالہ کرنے کے لیے شازیہ کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر ان کی بیوی آپے سے باہر ہو گئی تھی، مگر امجد شاہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ وہ اگر راضی نہ ہوئی تو وہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تب وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس نے منصوبہ بنا لیا تھا شازیہ کو بس نہیں دینا۔ یہ باتیں بتا کر وہ چپ ہوئے تو ابو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میرے سسر نے ان کو یقین دلایا کہ عظما عین شریف پاکیزہ خاتون ہے، اور جس کی کسی نے بھی آپ کو یہ بتایا یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ بتانے لگے کہ میری بیوی نے اپنے بیٹے علیم کو کہا تھا کہ بیٹا تم یہ بچپن میں ایک عمل کیا گیا تھا جس کی بدولت تم اگر نون سے نام شروع ہونے والی لڑکی سے شادی کرو گے تو تم مر جاؤ گے۔ میں نے ان کے پیر سے پتہ کیا ہے، اس نے کہا اگر تم پہلی رات یہ 5 کام کرو گے تو اس کے عمل کی کاٹ ہو جائے گی، اور اس نے کہا کہ تم پہلا کام یہ کرو گے دلہن سے بات نہیں کرو گے، دوسرا کام اس کے پاس نہیں بیٹھو گے، تیسرا کام اسے کڑوا کہوا پلانا ہے، چوتھا کام اس کے ہاتھ پہ کالا دھاگا باندھنا ہے، پانچواں کام اس پر 4 کچے انڈے توڑ کر ان کی زردی اس کے چہرے پہ مل دینا۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر میرا بیٹا اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ اصل میں میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں غریب گھر سے بہو لاؤں۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس عورت کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ دولہا پہلے دن کی دلہن پر یہ 5 عمل کرے گا تو کوئی بھی لڑکی اسے پاگل سمجھ کر بھاگ جائے گی، اور اس طرح وہ اس لڑکی سے چھٹکارا پا لے گی جس میں نے پسند کیا تھا۔ سر صاحب یہ کہتے ہوئے رو پڑے۔ وہ ابا امی اور مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ آج پہلی بار ابا خوش تھے تو انہوں نے اچانک امی کے قدموں کے ہاتھ رکھ کر معافی مانگی، اور شرمندہ تھے کہ ایک انسان کی باتوں میں آ کر انہوں نے اتنے سال ان کو عذاب میں رکھا۔ ابرار صاحب آپ کی عظما برکتدار عورت ہے جس نے آج تک کسی کے سامنے منہ نہیں کھولا۔ آپ کے نصیب میں ہیرا تھا جیسے آپ پتھر سمجھ کر ٹھوکر مارتے رہے۔ امجد شاہ نے ابو سے کہا تھا، وہ زار قطار ہوتے رہے۔ اب امی نے ان کو چپ کروا کر یقین دلایا کہ وہ نے معاف کر چکی ہے۔ اتنے میں علم بھی آ گئے۔ ان کو دیکھ کر میں ابو کے پیچھے گھبرا کر جھک گئی۔ بیٹا ڈرو نہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اسے میں نے حقیقت بتا دی۔ یہ آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا ہے۔ میرے سسر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور علیم نے اپنے کان پکڑ لیے تو میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ساتھ میں باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ اب زندگی مشکل نہ تھی، نہ میرے لیے نہ امی کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تب کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔